हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें हम देखेंगे क्लास 10th का अगला चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। इससे पहले हमारे टोटल 10 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें क्लास 9th की साइंस हम समाप्त कर चुके हैं और 10th के 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 10th की क्लास का तीसरा लेक्चर स्टार्ट है और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोग अब की बार वन दरोगा पार लगातार वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। आज भी लगभग 39-40 सवाल हैं आपके लिए। तुरंत सवाल पढ़ूंगा मैं, तुरंत जवाब भी दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सवाल देख के पॉज करें, फिर आंसर सोच के अपना सोचें, फिर मेरा आंसर सुने। इससे कम टाइम पे ज़्यादा सवाल हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी क्या होती है, या ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये इसको आवर्त सारणी कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये आवर्त सारणी है, जिसमें ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सब क्या हैं, धातु हैं, मेटल। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा मेटल वाला ही होने वाला है। जैसे ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारे उपधातु मेटलॉइड। और जो पीला वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये सब हमारे अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। अभी इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। ऐसी धांसू ट्रिक लेके आए हूँ, ये सारे आपको तत्व याद हो जाएंगे, ये पूरी सीरीज के साथ आपको याद हो जाएंगे। बस लगातार वीडियो सेशन के साथ बनी रहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी आज। आवर्त सारणी, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वर्तमान में कितने एलिमेंट ज्ञात हैं, तो अगर ये पूछते हैं तो 118 ध्यान रखेंगे। अब इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं हमारे पास, उनको कैसे रखें, क्या रखें। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनको समान वर्ग यानी समान ग्रुप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हुआ। तो अगला सवाल है, 94 जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट है, वो नेचुरली फाउंड है, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं। और बचे हुए 24 क्या होंगे, आर्टिफिशियली हैं, यानी इनको हमने लेबोरेटरी में बनाया है। अब इन सभी धातुओं में भी देखें तो धातु कितने हैं, इन टोटल सभी तत्वों में अगर देखें तो 91 हैं धातु। अधातु हैं हमारी 20, उपधातु हैं 7, धातु मेटल 91, नॉन मेटल 20, मेटलॉइड 7। अब इनका जो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने करा है, जिसमें एक वर्जिलिनियस है, अभी डॉबराइन देखेंगे, न्यूलैंड देखेंगे। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है धातु अधातु वर्गीकरण। मतलब ये जो हमारे वर्जीनियर ने जो स्टार्टिंग में तत्वों का वर्गीकरण करा था, ये करा था उन्होंने धातु और अधातु के रूप में। उन्होंने क्या बताया, वे तत्व जो चमकीले होते हैं, लचीले होते हैं, ठोस होते हैं और सुचालक होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ लाइट होंगे, तो उनको क्या कहा उन्होंने, धातु कह दिया। लेकिन उपधातुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई, इस वजह से इनका ये रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया। तो सिंपल सा सवाल पूछते हैं, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया, वर्जिलियस ने किया। किस आधार पर किया, धातु और अधातु के फॉर्मेट में किया। ध्यान देंगे सभी लोग। तो इसके बाद वर्जिलियस के बाद आए हमारे डॉबेराइनर का ट्रिक मतलब ट्रायड, ये भी फेल हो गया था। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, इस टाइम पे टोटल 33 तत्व हमें ज्ञात थे, एलिमेंट के बारे में बता हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा, ये जितने भी तत्व हैं इनको बढ़ते हुए परमाणु भार में जैसे ही रखते हैं हम, तो होता क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, एटॉमिक मास की बात हो रही है। तो पहले और तीसरे का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, तो ये जो बीच में पड़ता है, यानी दूसरे नंबर पे जो हमारा तत्व होगा, एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार प्राप्त होगा हमें। एक एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन ये जस्ट कोइंसिडेंस था, लेकिन ये आगे फॉलो नहीं कर पाया था, तो ये भी हमारा फेल हो गया था। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 और हमारे ऑक्सीजन का 16।
तो इन दोनों का एवरेज निकालना है। इसका मतलब 12 और 16 को जोड़ा 28, 28/2 कितना होता है 14। तो 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर तो सही हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े तो ये फेल हो गया था, अदर एलिमेंट पे काम नहीं कर पाए। अगला पॉइंट है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेव लॉ ऑफ न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं इसे। अब जिस समय इन्होंने ये नियम दिया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व ज्ञात थे। तो ये ऑक्टेव या अष्टक का नियम, 8 का नियम क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा हुआ था, इन्होंने ये बताया कि जैसे अगर तत्वों को हम परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर सजाते हैं, एटॉमिक मास के आधार पर सजाते हैं, तो होता यह है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद जो अगला तत्व आता है वो पहले के जैसे गुण दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जो नवा होगा वो दूसरे के जैसे दिखाएगा, ऐसे बढ़ते रहेगा ये। जैसे हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है। तो इसी तरीके का ये भी नियम था। जैसे हमारे 7 सुर रिपीट होते हैं, वैसे 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व पहले तत्व के जैसे गुण दिखा रहा था। लेकिन इसमें भी समस्या क्या थी? कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया था। कैल्शियम के बाद इसके गुण मिलने समाप्त हो गए थे। अब अगली चीज है यहाँ पर हम देख रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सॉरी, इससे पहले हम ऊपर वाला देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे, ये देखना भूल गए हम। मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ये मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे? रशिया के थे। जिस समय इन्होंने लॉ दिया उसमें कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने ये बताया हर पीरियड के बाद प्रत्येक तत्व पुराने तत्व के जैसे ही क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे मैंने माना रखे 1 2 3 4 5 नॉर्मली ऐसे रखे, तो अगला तत्व जो होगा वो माना ये इस तत्व के जैसे गुण दिखा रहा है तो मैंने इसके नीचे रख दिया। माना कोई तत्व इसके जैसे गुण दिखा रहा है तो इसके बीच में रख दिया। तो इन्होंने बीच में खाली जगह भी छोड़े। क्यों? माना तीसरे नंबर पे कोई तत्व था और उसके नीचे आने वाला तत्व कोई मिला नहीं, तो उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी। उन्होंने कहा कि बाद में हो सकता है कि ऐसा कोई तत्व मिल जाए जिसके गुण इससे मैच करेंगे, तो खाली स्थान भी इन्होंने छोड़े थे और बाद में हुआ भी ऐसा ही। अगला समस्थानिकों की इसमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। समस्थानिक एक स्थान पर जो जैसे 1H1 1H2 समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम वाले समस्थानिक होते हैं। और हाइड्रोजन का गलत स्थान दे दिया इन्होंने, इनको मेटल के साथ रख दिया था इन्होंने, ध्यान रखेंगे। अगला नियम है आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। इन्होंने ये बताया एक्सरे स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके, इन्होंने ये बताया अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे, जैसे मेंडलीव थे, न्यूलैंड, डॉबर्नियर, वर्जिलियस, जितने भी थे सभी ने क्या करा? वर्जिलियस ने तो धातु के आधार पर दिया, लेकिन इसके अलावा जितने भी वैज्ञानिक थे हमारे मोजले के अलावा, इन्होंने कहा कि तत्वों को हमें उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के आधार पर सजाना चाहिए। लेकिन मोजले ने पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमें उन्हें उनके एटॉमिक मास के आधार पर सजाना चाहिए, या सॉरी एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु क्रमांक। और उन्होंने ये बताया हर अंतराल के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। और वर्तमान में कितने अगर एलिमेंट प्राप्त हैं, अगर ज्ञात अगर पूछेंगे तो 118 तत्व ज्ञात हैं। और जो हमारी आवर्त सारणी अभी हमने देखी थी उसमें कितने वर्ग हैं अगर पूछेंगे तो 18 वर्ग हैं, जिनको ग्रुप कहते हैं, हिंदी में समूह भी कहते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल कॉलम, ग्रुप। और 7 आवर्त हैं, आवर्त माने पीरियड, यानी आवर्त सारणी में जो ऐसी लाइनें मिलेंगी हमें, ये खड़ी लाइनें जो मिलेंगी, इनको हिंदी में वर्ग या समूह कहेंगे, इंग्लिश में इनको ग्रुप कहेंगे। और जो ऐसी लाइनें मिलेंगी ये आवर्त होंगे हमारे। आवर्त माने पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, ये देखें, ये जो दिख रही हैं आपको लाइनें 1 2 3 4 5 6 करते करते 18 तक गए, तो टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। जो खड़े पिलर जैसे खड़े हैं, ये पिलर जैसे खड़े हैं, ये हमारे ग्रुप हैं ये। और जो लेटी हुई लाइन है 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये पीरियड है, आवर्त है। और खड़ी लाइनें क्या हैं? ग्रुप हैं।
ये ग्रुप है। टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप है। कुछ एक और जानकारी दे देते हैं। इनको हमने SPDF ग्रुप में रखा हुआ है। तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप हमारा S ब्लॉक कहलाता है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां, ये वाला जो ग्रुप हमें दिख रहा है पूरा है, ये हमारा P ब्लॉक कहलाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब बीच में जो 3 से लेकर 12 तक जो हमारा ग्रुप है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो ग्रुप है ये हमारा D ग्रुप, D ब्लॉक है। S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक। अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, तो ये F ब्लॉक में आते हैं। ये पूरे जो तत्व दिख रहे हैं हमें, ये F ब्लॉक में आते हैं। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब होता क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स हैं क्या? अब जैसे एटॉमिक नंबर 57 में पहुंचता हूँ, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो लेंथेनम 57 के जैसे ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक अलग लाइन बना दी। तो 57 के बाद 58, 59 से लेके 71 तक एक अलग ब्लॉक बना दिया मैंने, जिनको लेंथेनॉइड कहते हैं। लेंथेनॉइड तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 से 71 तक। अब क्या था, 89 में है एक्टियम। तो एक्टियम के बाद 14 तत्व ऐसे हैं जो सेम उसी की जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 72 के नीचे जो तत्व आता है 100, ये जो 104 आ रहा है वो इसकी जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो हमने क्या करा, 89 के बाद जितने 14 तत्व थे, यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक, इनको एक्टिनॉइड कहा गया और इनको अलग रख दिया हमने, एक्टिनॉइड। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट हम। ऐसे तत्व जिनके परमाणु की बाह्यतम कोश में, यानी आउटर जो उनका शेल होता है, इलेक्ट्रॉन समान है, उनको एक ही वर्ग में रखा गया। ऐसे तत्व जिनके परमाणु की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन समान है, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे अगर यहां पर देखें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं तो 2 और 1 बनता है, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो बाहर का ऑर्बिट होगा उसमें 1 आएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2, 8 और 1 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको हमने सेम ग्रुप में रखा है। इनके 2 होंगे, इनके बाहरी कोश में 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे करके होंगे। इस वजह से इनको हमने सेम ग्रुप में रखा हुआ है, क्योंकि इनके गुण भी यानी प्रॉपर्टी भी इनकी सेम थी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सभी के बाह्य कोश या आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगली चीज़, पहले आवर्त में, आवर्त क्या था? ऐसी लाइन है, ये इस तरीके की लाइन है, आवर्त थी। आवर्त की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। मैं गलत तो नहीं बता रहा, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पहला आवर्त है, एक तत्व यहाँ, आवर्त मतलब ऐसी लाइन है, ये एक तत्व यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। दूसरा आवर्त माने पीरियड। तो यहाँ पर कितने तत्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तत्व हैं। ठीक। तो अगला पॉइंट है, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। और ये जो 32 तत्व, इसे दीर्घ आवर्त भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है 7वां आवर्त, इसको अपूर्ण आवर्त भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ जगह छोड़ रखी हैं कि बाद में यहाँ पर कोई तत्व आ सकते हैं करके। 7वें आवर्त में ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। लेंथेनम देखिए, 57 के बाद 14 तत्व जो 58 से 71 है, इनको लेंथेनाइट्स कहते हैं। अगला है एक्टियम। 89 के बाद 14 तत्व ऐसे हैं जिनको एक्टिनाइट्स कहते हैं, जिनको हमने एफ ब्लॉक में रखा है अलग से। 58 से 71 और 90 से 103 तक, इनको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहते हैं। एक बार दिखा भी देते हैं आपको, ये लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट। कितने कितने तत्व हैं? लेंथेनाइट में 14 हैं और 14 ही किसमें हैं? एक्टिनाइट्स में।
ये चीज़ें यहाँ पर दिख रखी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आवर्त सारणी के गुण, यानी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जो पॉइंट मैंने लिखे हैं बस उनको याद कर दीजिए, बहुत हो जाएगा। हमने कोई फालतू पीएचडी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उन पे गौर करना है, काम हो जाएगा। सबसे पहले है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हमेशा बढ़ती है परमाणु त्रिज्या, क्योंकि क्या है, ऑर्बिट बढ़ते हैं। कैसे? जैसे हमने अभी लिथियम में देखा था, कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब दो कोष बनेंगे इसके, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। जैसे मैं सोडियम में जाता हूँ, ध्यान देंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो भार होता है, क्रमांक होता है 11। तो इसके लिए 3 गोले बनेंगे, 3 कोष बनेंगे। क्यों बनेंगे 3? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में आएंगे, 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 10, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। यानी नीचे को जाते रहेंगे तो बाहर की जो ऑर्बिट है वो बढ़ते रहेंगे, और उनकी जो हमारी न्यूक्लियस है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी कम दूरी है अंतिम इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर दूरी बढ़ेगी, फिर और जाएंगे दूरी और बढ़ेगी। तो इसी वजह से परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या है, घटती है। क्यों घटती है बाएं से दाएं जाने पर? क्योंकि ऑर्बिट नहीं बढ़ते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ऑब्वियस बात है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो चीज़ें खींचेंगी उन चीज़ों को। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाने पर घटेगी। बस हो गया, इतना ध्यान रखें, बहुत है। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन से प्रेम कितना करता है कोई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ ले और जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे, ये सारे पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घटने वाला है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा ये। ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या है, घटेगा, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा ये। वही कक्ष बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है घटना ही है। तो ज़्यादा फालतू इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो पॉइंट लिखे हैं बस इसको ध्यान रखना है। सेम जैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता में, वैसा ही विद्युत ऋणात्मकता में भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो इसमें भी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये घटता है, और बाएं से दाएं, ये लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ये बढ़ता है, सेम इलेक्ट्रॉन बंधुता के जैसे। अगला है विद्युत धात्विक गुण, मेटेलिक कैरेक्टर। धातु होता क्या है, वह तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। अगले चैप्टर धातु और धातु ही होने वाले हैं, वही चीज़ हम पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे जाने पर कोष बढ़ते हैं यानी ऑर्बिट बढ़ते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलने लग जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर ये घटता है, और या दाएं से बाएं कहेंगे, उल्टा अगर कहेंगे तो बढ़ेगा ये। अगला पॉइंट है अधात्विक गुण, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल धात्विक गुण के उल्टा ही होगा क्या, किसमें, अधातु में। अगला है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको। तो बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है। अब क्यों घटता है इस वजह से हम देख लेते हैं। बाएं से दाएं जाने पर क्यों बढ़ता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। यानी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है। अब जैसे इस साइड को अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें, जैसे माना ये बोरॉन ही ले लिया मैंने, बाएं से दाएं जा रहे हैं अभी। बोरॉन में क्या है, 2 3 है इसका कन्फिग्रेशन। अगर कार्बन का मैं देखता हूँ 2 और 4 है, यानी जो बाहरी इनका ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑब्वियस बात है ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 3 निकालने के लिए कम पड़ेगी, 2 निकालने के लिए और कम पड़ेगी, 1 निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर यह घटता है। अगला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। एस ब्लॉक क्या है, ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। पी किसको कहते हैं, 13 से 18 ग्रुप को। डी किसे कहते हैं, 3 से 12 तक को। एफ किसे कहते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को। अब आवर्त संख्या, पीरियड नंबर क्या होता है।
किसी तत्व में जितने ऑर्बिट होंगे, जितनी कक्षाएं होंगी, वही उसका आवर्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन मैंने दिया है, अब मुझे पता लगाना है सिलिकॉन किस आवर्त में पड़ता है। तो सिलिकॉन का मैं नंबर जानता हूँ, इसका नंबर होता है 14। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और नियोन हो गया। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब आवर्त में देख पा रहा हूँ, ये देखिए पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये तीसरे आवर्त में पड़ रहा है सिलिकॉन। अब कन्फिग्रेशन अगर मैं सिलिकॉन का करूँ तो ये 14वें नंबर पे है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पहले 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऑर्बिट कितने बनने वाले हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 3, 1 2 3। तो जितने ऑर्बिट उतना ही उसका पीरियड, ये ध्यान रखेंगे, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। कोई मुझसे पूछे 77 का क्या आवर्त होगा, क्या होगा, तो वो चीज़ हम इसको कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हमसे पूछेंगे नहीं, 30 तक तो हमें याद रखना है, जिंक तक हमें किसी भी हालत में याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं ट्रिक सारी दूंगा आपको, ये पूरी आवर्त सारणी याद हो जाने वाली है, थोड़ा वेट करिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं को देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप को है, इनको क्षार धातुएं कहते हैं या एल्कली मेटल कहते हैं, और हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे मेटल नहीं है। और दूसरे ग्रुप में जो है, ग्रुप मतलब ये वाली लाइन है, ये ऐसे, ये खड़ी लाइन है, ये ग्रुप है। आवर्त कहेंगे तो ऐसी लेटी हुई लाइन है, ये आवर्त है, पीरियड। दूसरे ग्रुप की जो जितने भी हमारी मेटल हैं या तत्व हैं, इनको क्षार मृदा धातुएं या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। 17वां ग्रुप है जो इनको हैलोजन कहते हैं, और हैलोजन का मतलब हिंदी में क्या होता है, लवण, नमक। अगला है 18वां ग्रुप है, इनको अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सिक्का धातु बनाने वाला कौन सा आवर्त है, 11वां आवर्त। 11वां आवर्त कह रहा है, 11वां ग्रुप होगा, 11वां ग्रुप है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, आवर्त तो 7 ही हैं। अगर 11वां ग्रुप में देखूँ, ये देखिए ग्रुप, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ये क्या है, सिक्का धातु है, मेटल, यानी कॉइन मेटल है। 11वां आवर्त नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ध्यान देंगे सभी लोग। आवर्त केवल 7 है, यहाँ पर क्या होगा, 11वां ग्रुप होगा, यानी वर्ग होगा, ध्यान दें सभी लोग। इन्हें कॉइन मेटल कहते हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड शामिल है, AU CU, ये ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बता दिया आपको। और हेलोजन कौन से हैं, हेलोजन ये 17 वाले, ये सॉल्ट बनाने में काम आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टीनियम, ये ट्रांसियम, जो भी हैं ये। अब उसके बाद जो आखिरी 18वां ग्रुप हमें दिख रहा है, ये 18वां ग्रुप जो दिख रहा है, ये उत्कृष्ट कैसे हैं, नोबल कैसे हैं। क्यों कैसे हैं, नोबल कैसे क्यों हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या जो कोश है, बाह्य कोश है, वो कंप्लीट है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। वेट करिए, अभी सारी ट्रिक आने वाली हैं, बहुत बड़े से याद होंगी आपको। अब देखते हैं, अब अपनी ट्रिक पे चल जाते हैं। ग्रुप 1 के तत्वों को मुझे याद करना है, इसमें आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब कैसे याद करें इसको, इसका कोड है हे ली ना करो रब से फरियाद, हे ली ना करो रब से फरियाद, ये ध्यान देंगे। तो हे से क्या हो गया, हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, करो से पोटेशियम के, रब से आरबी रूबिडियम, CS से सीजियम, FR से फ्रांसियम। अब जो ग्रुप नंबर 2 है, दिखा देते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में। अभी ग्रुप 2 है ये वाला, ये पहला तो हमने देख लिया, हे लीना करो रब से फरियाद, ये हे लीना करो रब से फरियाद। अब जो दूसरा ग्रुप है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, भी बहुत सारे हैं भाई, इनको कैसे याद रखें वो भी देखते हैं हम बहुत बढ़िया से। सेशन पसंद आ रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, इनको बार बार पढ़ें, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही हैं। अब देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम,
ये बेरियम रेडियम। अब इसको कैसे करें याद? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बस खत्म। अब इसी से हमारे क्या है तत्व बने हुए, बी से बेरिलियम हो गया, Mg से मैग्नीशियम हो गया, Ca से कैल्शियम हो गया, इसी का हमने कोड बना दिया। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रुप 13 देखते हैं। इसमें क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम है। अब इनको कैसे याद रखें? अब इसका कोड है बैगन आलू गाजर इन थैला नहाए, इन थैला नहाए। बैगन बी वाला हो गया, आलू से एल्यूमिनियम वाला हो गया, Ga से गाजर यानी गैलियम हो गया, In से इंडियम यानी इन हो गया, Tl से थैलियम थैला हो गया, NH जिससे नहाए बनाया उसे नियोनियम हो गया। यहाँ पर कोड है, यहाँ पर तत्वों के नाम है। अगला है ग्रुप 14 को कैसे याद रखें? जिसमें हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोवेरियम है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोवेरियम। कोड है चले शिव जी संग पार्वती फ्लाइट से, चले शिव जी संग पार्वती माता फ्लाइट से, बस खत्म। बहुत सिंपल से कोड है, आराम से देखिए सब याद हो जाएगा। अब ग्रुप 15 है जो हमारा, टोटल ग्रुप 18 हैं। 15वें ग्रुप में देखते हैं इनको कैसे याद रखें। इसमें जो हमारे तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोवियम, देखिए सारे याद नहीं करने हैं, पहला दूसरा ग्रुप याद कर लें, 17वां 18वां ग्रुप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 ग्रुप तो याद रखने ही हैं। अब मैंने सोचा 4 ग्रुप का दे रहे हैं तो सारा ही दे देते हैं आपको, जो सारा याद कर सके अच्छी बात है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, नाना पाटेकर एस सब बीमारी मचाए, नाना से एन वाला हो गया ये, पाटेकर से पी हो गया, एस से एस हो गया, एस बी सब, बी आई से बीमारी, और बी आई से तत्व देखे तो बिस्मथ मचाए, एमसी मोस्कोवियम। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 16 जिसमें हमारा ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, ये टेल्यूरियम, पोलोनियम, एलवी, लिवर्मोरियम। इसका कोड क्या है? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लगवाओ। काफ़ी मेहनत लगी है सारे कोड बनाने में, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने अपनी प्लेलिस्ट भी बना लिया, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे उत्तराखंड के वीडियो, आधुनिक भारत के वीडियो, प्रैक्टिस सेट के वीडियो, और ये जो हमारे वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको भी देख पाएंगे। अगला देखते हैं ग्रुप 18 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, 17-18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 और 2 किसी भी हालत में याद रखना है आपने, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सारे याद में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और 17वां और 18वां किसी भी हालत में याद रखें। अब ग्रुप 18 में क्या है? हीलियम, जिनको हमने उत्कृष्ट गैस कहा था, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन हो गए, उसके बाद जीनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसन। अब इसको कैसे याद रखें? यहाँ पे देखिए, हेमा, नीलम और करिश्मा, जया, रानी आओगे, हेमा, नीलम और करिश्मा, जया, रानी आओगे। जीनोन से जया हो गया, रानी आओगे। अब ऐसे हमने डी ब्लॉक के जो तत्व थे, अभी जो सारे हमने देखे थे वो तो इस तरीके से देखे थे। तो पहला ग्रुप देखा, दूसरा ग्रुप देखा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख लिया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 17वां और 18वां, इतना कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए जो हमारे डी ब्लॉक होता है इनको इस तरीके से देखेंगे हम, पीरियड के फॉर्म में देखेंगे। तो 4 हमारे कोड और बनने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर धातु पाई जाती हैं डी ब्लॉक में। अब तो इनका ही कोड देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व जो फोर्थ आवर्त यानी चौथे पीरियड में और थर्ड ग्रुप में है, तो देख लेते हैं। तो चौथा जो पीरियड है उसमें क्या क्या है? साइंस टीचर देखे, SC, TN, V, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे तत्व हैं। तो इनके लिए कोड हमने बना रखा है, साइंस टीचर विक्की कौशल मैनेजर फिरोज कुड नॉट कट
जिंक। साइंस टीचर विक्की, कौशल, मैनेजर, फिरोज कुड नॉट कट जिंक। इस तरीके से हमारे तत्व याद हो जाएंगे सारे। अगले 5वें आवर्त में अगर हम देखें, 5वें आवर्त के तत्व आपको दिखा देते हैं। तो 5वां आवर्त यहाँ पर से है, यहाँ पर से यहाँ पर तक हमने देखना है। तो इसमें जो तत्व हैं कौन कौन से हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पीरियड में हम यहाँ पर से स्टार्ट करना है हमने, जिसमें यट्रियम, जिरकोनियम, नाइबोलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलिडियम और सिल्वर, कैडमियम, ये हैं। इतने आवश्यक याद नहीं है, खाली कोड बताने थे तो मैंने बता दिए आपको। अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोड अगर हम देखें तो ये है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तत्व क्या है ऊपर देखेंगे, ये सारे क्या हैं, इनके सिंबल हैं। अगला 6ठा आवर्त है, 6th आवर्त देख लेते हैं। ला हफ्ता वरना रोज उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ला हफ्ता वरना रोज उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। तो 6ठे आवर्त में देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं। तो 6ठे आवर्त के जो हमारे तत्व हैं वो ये 6ठा आवर्त है, जिसमें लेंथियम, हाफियम, टेंटियम, टंगस्टन, रुएनियम, ओस्नियम, ये इंडियम है। फिर उसके बाद पेंटियम, पेंटियम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद मरकरी। इसके बाद जो हमारा 7वां आवर्त आता है अंतिम, इसमें एक्टीनियम, उसके बाद रदरफोर्डियम, उसके बाद डबनियम, उसके बाद सीबोयम, बोहरियम, हस्नियम, मटरियम, और उसके बाद आते हैं हमारे डर्मटियम, उसके बाद रोहेंटियम, उसके बाद कॉपर्नियम, उसके बाद न्यूनियम। तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। बस इतने ही तत्व हैं हमारे, सारे कवर हो जाएंगे। ये सारे आपने याद नहीं रखने हैं, याद जो रखने मैंने बता दिए हैं। ग्रुप 1, 2, 17 और 18 याद रखे, काम हो जाएगा हमारा। इनके नाम भी याद रखना है। ये 4 धातुएं हैं, ये 4 मृदा धातुएं हैं, और 17वें नंबर पे हेलोजन है, 18वें नंबर पे अक्रिय गैसें हैं। एस ब्लॉक पूछेगा तो कोई, ये दोनों ग्रुप हैं एस ब्लॉक। ये यहाँ से पूरा ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पी ब्लॉक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है ये डी ब्लॉक है। और उसके बाद जो आप ये दिख रहा है सबसे नीचे, ये हमारे हैं एफ ब्लॉक। तो इसका कोड भी यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं, इनको आराम से याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद सीधे हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टेस्ट पेपर। और टेस्ट पेपर मैं फिर से बता रहा हूँ, तुरंत क्वेश्चन तुरंत आंसर बताऊंगा मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आप पॉज करके देख सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप पॉज कर लें, अपना आंसर सोचें, फिर देखिए कि मैं आंसर क्या बता रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, 10 सेकेंड मिलेंगे बस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हमारे आवर्त सारणी से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल है, विद्युत सुचालक गुड कंडक्टर ऑफ, ये जो अधातु है, गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, जो नॉन मेटल है वो है ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक एलोट्रोप यानी अपर रूप भी है। उसके बाद सर्वाधिक आघात वर्धनीय या मेलिएबल तत्व कौन सा है, हमारा सोना Au है। तीसरे आवर्त के तत्वों का अन्य नाम, एक और नाम है इनका, प्रतिरूपी तत्व। उसके बाद है आंतरिक संक्रमण तत्व, लेंथेनाइट व एक्टेनाइट को मिलकर हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ये किस ब्लॉक में थे, एफ ब्लॉक में थे। लेंथेनाइट, इसमें 14 तत्व थे, एक्टेनाइट में 14 तत्व थे, और 14 और 14 मिलकर कितने तत्व बनाते हैं, 28 तत्व बनाते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनमें से जरूर एक फैक्ट जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखें सभी लोग। उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, बताया था मैंने, 18वां वर्ग था, उसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। उत्कृष्ट माने नोबल गैसेस, तो ये किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। धातु और अधातु तत्वों के बीच कौन से हैं तत्व, ये हैं संक्रमण तत्व, ये डी ब्लॉक में स्थित हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, और भूपर्वटी में, क्रस्ट में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा तत्व है, ये हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु है एल्यूमिनियम, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धरती में जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। द्रव रूप यानी लिक्विड रूप में पाए जाने वाली अधातु है ब्रोमीन।
मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक धातु यानी गुड कंडक्ट, सबसे बढ़िया कंडक्टर ऑफ ये हमारी लाइट, तो सबसे पहले नंबर पे है चांदी। उसके बाद है तांबा। केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। क्योंकि बाहर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से। एंथेनाइट्स 58 के बाद याद होंगे, इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल। अगला एक्टिनाइट का अन्य नाम है रेडियो सक्रिय तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। उसके बाद है पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं? धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु। यानी यहाँ पर मेटल भी पाए जाएंगे, नॉन मेटल भी पाए जाएंगे और मेटलॉइड भी पाए जाएंगे। उसके बाद सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व बताइए, तो ये ऑस्नियम है और यही सबसे ज़्यादा भारी भी है। क्यों? जिस वस्तु का जितना ज़्यादा घनत्व होगा यानी उसमें उतना ही ज़्यादा क्या है? मास है। घनत्व माने डेंसिटी, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा मास, तो इसका मतलब उतना ज़्यादा भारी। द्रव लिक्विड तत्वों में सबसे ज़्यादा घनत्व है पारा, Hg का, और यही क्या होगा? सबसे भारी भी होगा ये लिक्विड में। धातुओं में यानी मेटल में सबसे कम डेंसिटी वाला तत्व है लिथियम। सबसे कम घनत्व यानी सबसे हल्का जो तत्व है हमारा हाइड्रोजन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है हमारा फ्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहता है ना अपना जो बाहरी ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे कम गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु है पारा, और तत्व है हीलियम, -270 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। सबसे कम गलनांक वाली धातु है पारा, -38 डिग्री, और तत्व है हीलियम, -270। सबसे ज़्यादा गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, और तत्व अगर पूछेंगे तो कार्बन। टंगस्टन भी तत्व है लेकिन वो धातु की कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। कार्बन अधातु के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान रखें। तो कार्बन का जो गलनांक पॉइंट है वो है 3727 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट। अगला पॉइंट है कमरे यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव धातुएं यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं रूम टेम्परेचर पे? पारा, गैलियम, सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व बताइए, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन से जिसको सबसे ज़्यादा एफिनिटी है, तो यह है क्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील धातु यह है सीजियम, ये प्रबलतम धन विद्युती है। अगला है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, रिएक्टिव तत्व हो गया, ये फ्लोरीन है। शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है, ये होते हैं हमारे उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस, शून्य इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले। खंड में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सर्वाधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा है या आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे समाप्त होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट थे तो थोड़ा समझने में समस्या हुई होगी, तो एक दो बार और ज़रूर सुने तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और तुरंत सभी लोग जवाब देंगे, और तरीका मैंने बता दिया है। सवाल पूछ के 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, तुरंत जवाब दें और मैं अगले सवाल पे चले जाऊंगा। तो पहला सवाल है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? लोथर मेयर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने या डॉबर राइनर ने? तत्वों का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है डॉबर राइनर। धातु और अधातु के आधार पर क्या था, याद करें। अगला सवाल है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम, ट्रायड वाला नियम किसने दिया था? लोथर मेयर, डॉबरेनर, मेंडलीफ या न्यूलैंड? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है, इसका जवाब भी क्या है? डॉबरेनर है। ध्यान रखें सभी लोग।
सॉरी, वो धातु अधातु वाला वर्जिलियस होंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव या अष्टक का नियम दिया था? 7 तत्व लेंगे, फिर 8वां क्या है पहले के नीचे आ जाएगा, मतलब हर 7 तत्वों के बाद फिर रिपीट होंगे उनकी प्रॉपर्टी। तो ये नियम किसने दिया था? मेंडलीफ, न्यूलैंड, लेवोजियर या डॉबेराइनर? सभी लोग जवाब जरूर दें। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, यानी अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए, यानी एटॉमिक मास के एटॉमिक जो द्रव्यमान है उसके आधार पर लिखा जाए बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। हर 8वां तत्व उससे पहले का जो तत्व था, यानी 7 के बाद 1 के नीचे जो अगला तत्व आएगा 1 जैसी ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। और यह नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन है मेंडलीफ, डॉबेराइनर, ड्यूमा या न्यूलैंड। ये तो अभी ऊपर देख ही चुके हैं, इसका सही जवाब क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अगले सवाल पे चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, यानी एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। यह नियम किसने दिया था? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ, मोजले और रदरफोर्ड, न्यूलैंड। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका सही जवाब है, ये किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। और इसने कुछ जगह भी छोड़ दी थी, और इसके टाइम पे 63 तत्व ज्ञात थे, याद होंगे आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। कैसे होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, बचे यही दोनों ऑप्शन, परमाणु भार और परमाणु संख्या। अभी बताया था ऊपरी ऊपरी वाले सवाल में सॉल्व करा हमने। परमाणु भार स्टार्टिंग में जो भी हुए थे सब परमाणु भार के आधार पर ही हुए थे। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाई? मोजले, मेंडलीव, डॉल्टन या रदरफोर्ड? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो आवर्त सारणी देखो, तत्वों को सजाने का काम, अलग अलग नियम तो सभी ने दिए थे, लेकिन सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। और अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? न्यूलैंड, डॉबराइनर, मेंडलीव या मोजले? सभी लोग जवाब जरूर दें। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, डॉबराइनर ने दिया था, मेंडलीव या मोजले? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है मोजले ने दिया था। और इसने क्या कहा था? आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल जरूर होगा वो। अगले सवाल पे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो तत्वों को किस आधार पर उन्होंने सजाया? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु परमाणु घनत्व? परमाणु द्रव्यमान माने मास, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक आयतन वॉल्यूम, परमाणु घनत्व? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है परमाणु द्रव्यमान। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मोजले ने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताइए। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही जवाब है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभों को, बिल्कुल प्योर हिंदी दे दी यहाँ पर। आवर्त, वर्ग, धातु, अधातु। तो इस तरीके से जो थे कॉलम थे, नहीं थे कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो इनको क्या नाम दिया था हमने? ग्रुप, वर्ग, और इस तरीके की लाइनें जो थी वो क्या थी? आवर्त थी। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है स्तंभ क्या है? वर्ग हैं। ग्रुप 18 ग्रुप याद होंगे आपको। पीरियड कितने? 7। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? इस तरीके के जो स्तंभ हैं, ये लेटे हुए स्तंभ, इनको क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, धातु। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म होंगे, बचा वर्ग और आवर्त। बताएं सभी लोग।
तो 12वें का सही जवाब है पीरियड कहते हैं इनको, ये तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ऐसी जो लाइनें हैं ये ग्रुप हैं, ऐसी लाइनें जो हैं ये पीरियड हैं, ये ग्रुप। ठीक, बार बार ऐसे चित्र बनाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग यानी ग्रुप कितने हैं? 7, 9, 16, 18। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं क्योंकि 7 और 18 ही पढ़े थे हमने। तो सही जवाब बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बताएं। तो वर्ग हैं कितने? 18। बिल्कुल सही जवाब 18। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या बताइए। फिर से ऑप्शन 16, 9, 7 और 5। आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड कितने पीरियड हैं? तो 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है 7 पीरियड है। तो 7 पीरियड है, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। सभी लोग सही जवाब दें। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो किस आधार पर किया गया था? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। अभी बताया था मोजले का आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक किसने स्टार्ट करा? ये मोजले, मेंडलीव, एवोगाड्रो या डाल्टन। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? ये तो पता ही होगा, भी बताया था मैंने। किसने दिया था? ये मोजले ने दिया था। सबसे पहले मेंडलीव ने दिया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये किसने दिया है? ये मोजले ने दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई? कौन है इसके जनक? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? वंडर वॉल्स, जोहान बेयर, अल्फ्रेड नोबेल या मेंडलीव? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका सही जवाब है मेंडलीव। कहाँ के नागरिक थे? रशिया के। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, विद्युत ऋणात्मकता पर। 18वां सवाल सभी लोग जवाब जरूर दें। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर करता है भैया? परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? शब्द चेंज कर दिए, आंसर वही होने वाला है। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु आकार। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था? यह नियम किसने दिया था? मेंडलीव ने कहा था परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इन द्रव्यमान के आधार पर उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। अब यहाँ पर कहा गया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। तो किसने कहा? मेंडलीव, मोजले, न्यूलैंड या रदरफोर्ड? तो इसका सही जवाब क्या है? मोजले है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति, संहति मतलब मास, बजाय उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एक अधिक मौलिक गुण है। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास के बजाय उसका एटॉमिक नंबर अधिक मौलिक गुण है। ये किसने कहा था? मेंडलीव, हेनरी मोजले, थॉमसन, रदरफोर्ड। शब्द चेंज कर दिए हैं, आंसर वही होने वाला है, मोजले। अगले सवाल पे चलते हैं। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसको सही स्थान नहीं दे सके? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में, तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। समस्थानिकों की बात तो बिल्कुल कही नहीं गई वहां पे। अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किसने किया था? 1817 में MP नॉयनर, हेनरी मोजले, डॉबरनियर या मेंडलीव? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है डॉबरनायर। इसने ट्राइड दिया था, याद करें, डॉबरनायर का ट्राइड। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनके प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया गया है? एकल वर्णमाला मतलब जैसे अगर मैं देखूँ कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, लेकिन कैडमियम का क्या है? CD है। तो कितने ऐसे तत्व हैं जिसमें सिंगल ये है, सिंगल सिंबल है? जैसे सोडियम में Na है। तो कितने तत्व, ये देखो कितना अच्छा सवाल है, कितने तत्व ऐसे हैं जिनको एकल वर्णमाला द्वारा दिखाया गया है? 10, 17, 7, 14। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी अच्छा सवाल है ये नया सवाल भी लगा मुझे। तो इसका सही जवाब है 14 तत्व। अगला सवाल है।
आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, एक तत्व फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व बताइए। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्रोमियम, फर्मियम और गैलियम। तो किससे पता चल रहा है? फर्मियम से पता चल रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज करी? ऑस्टन, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक जोलियट या आइटीन क्यूरी? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है मैडम क्यूरी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो बता ही रखा ऊपर मैंने, सबसे भारी धातु बताइए। चांदी, सोना, पारा या ओस्नियम? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो इसका सही जवाब है ओस्नियम, ओस्मियम। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे हल्की धातु बताइए। लाइटेस्ट मेटल बताइए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटियम और लिथियम? मेटल क्या होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सबसे हल्की धातु बताइए। तो इसका सही जवाब है 28वें क्वेश्चन का लिथियम। तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे हल्का तत्व बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम? तो सबसे हल्का कौन सा होगा? जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होगा। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, जो सबसे पहले नंबर पे है एस ब्लॉक में, पहले ग्रुप में। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा। 30वें क्वेश्चन का सही जवाब है फ्लोरीन। क्लोरीन अगर कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है इसकी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो ऊपर बताए थे मैंने सारी चीज़ें। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का मौलिक गुण है? फंडामेंटल जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या है किसी भी तत्व की? परमाणु भार, अणु भार, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परमाणु संख्या। 31वें क्वेश्चन का सही जवाब है परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना हुआ है? पृथ्वी का जो हमारा एरिया है, क्रस्ट है, टॉप वाला एरिया है, वो 97% भाग जो बना है कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5, 8, 11 या 19? 5, 8, 11 या 19? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब है 8 तत्व। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 तत्व। अगले सवाल पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु बताइए। लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम? अभी ऊपर बता रखा है मैंने ये सारी चीज़ें। तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट ये किस ब्लॉक में है या किस ऑर्बिटल में है? या इनकी विशेषता क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, अपूर्ण माने इनकम्प्लीट, अपूर्ण पी ऑर्बिटल या अपूर्ण एस ऑर्बिटल? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब है इनका होता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अगले सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारिणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त माने ये इस तरीके से जो सजे हुए थे, ये आवर्त हैं। अब बताइए आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18, 8, 2, 10? अच्छा क्वेश्चन है। तो सही जवाब है 8। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? पांचवें आवर्त में 2, 8, 18, 36? 2, 8, 18, 36? सभी लोग जवाब जरूर दें। इसका सही जवाब है 18। 36 तो हो ही नहीं सकते, 36 कैसे होंगे? जब ग्रुप ही 18 बनने वाले हैं तो तत्व 36 कैसे होंगे मैक्सिमम? अगला है। निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनॉइड है? एक्टिनियम, फ्रेंसियम, पोलोनियम, सीरियम? 38वां क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड्स
57 के बाद जो नीचे हमने रखे थे 14 तत्व, याद करिए 58 से कहाँ तक गए थे, 71 तक गए थे शायद। तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सीरियम। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनियम है? 14 तत्व थे, याद होंगे आपको, क्यूरियम, ल्यूटियम, एर्बियम या यट्रबियम। तो इसका सही जवाब है एक्टिनियम के अंतर्गत आता है क्यूरियम। टोटल 14 तत्व आते हैं लेंथेनॉइड में, टोटल चौथा आते हैं एक्टिनियम में। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास और प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करें अपनी 10th की क्लास के। 10th की केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और बचते हैं। कोशिश करेंगे उन दोनों चैप्टर को एक ही में ले आएँ, उसके बाद हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।